वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन डेप्रिसिएशन का बेटा लेक्चर नंबर 2। बेटा पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या कवर किया था? पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करी जाती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन की मेजरमेंट में काम आते हैं। हमने जब यहाँ पर बात करी थी ना फैक्टर्स की इन पर्टिकुलर, मैंने कहा था बेटा हमने बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का कहीं ना कहीं क्या आने वाला है, अब थोड़ा सा रेफरेंस आने वाला है। राइट, किस चीज का रेफरेंस आने वाला है? थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का रेफरेंस आने वाला है। हम पहले क्या करेंगे, वो टॉपिक करेंगे जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ताकि कंफर्ट जोन बन जाए। फिर हम जाएंगे सीए फाउंडेशन के लेवल के ऊपर, नई चीज क्या है। तो बेटा आज का जो मेरा टारगेट है ना, दैट इज द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें लगभग 3 लेक्चर लगेंगे इस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को करवाने में। इसके अंदर हमने अलग अलग तरह के मेथड करने हैं। लगभग बेटा 10 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर जाएगा, और सेशन जो है ना हम इनिशियली छोटे ही रखेंगे। इनिशियली 1 आवर का सेशन, 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 15 मैक्सिमम। कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब अकाउंट्स और लॉ दोनों का 1 आवर 15 मिनट से बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग में 8-10 लेक्चर, उसके बाद हम ग्रेजुअली जब आप भी यूज टू हो जाओगे, कंफर्ट जोन बन जाएगा, हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की बेटा हम बात करके चले, तो हमने ना सबसे पहला मेथड यहाँ पर आज पढ़ के चलता है। बेटा सबसे पहला मेथड जो आपके पास आता है ना मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में, वो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। वो है आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हैंडराइटिंग क्लियर है बेटा? या फिर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, अच्छा एक और नाम है इसका, किस किस को याद है? एक और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा कभी सोचा इसको स्ट्रेट लाइन ही क्यों बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं? सुनो, ये वाला मेथड जो होता है ना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड। और ये पॉपुलर ही इसी वजह से है क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है। ये क्या होता है, सबसे सिंपल होता है। ये पता है क्या कहता है, कह रहे इक्वल डेप्रिसिएशन जो है ना लगा दो हर एक पीरियड। ये मेथड होता है कि इक्वली एलोकेट कर दो डेप्रिसिएशन हर एक पीरियड के अंदर। एक जो फिक्स अमाउंट होती है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट की, वो हम चार्ज करके चलेंगे एज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। जो भी आपकी ओरिजिनल एसेट है, जो भी एसेट आपने लिया है, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, कह रहे हैं उसका एक फिक्स अमाउंट हम क्या करेंगे हर साल एज डेप्रिसिएशन हम क्या करते रहेंगे बेटा, चार्ज करते रहेंगे। एज डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। इसी वजह से हम इसको ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड होता है, इसके अंदर आप क्या करते हो, सेम ही अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो एवरी ईयर। रिटर्न ऑन वैल्यू में कुछ और होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी अमाउंट होती है, एक अमाउंट होती है, उसी के ऊपर आप हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो आप चार्ज करके चलोगे। अच्छा, अब इस वाले मेथड की अगर हम बात करके चले, इस वाले मेथड के अंदर ना हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, यूजफुल लाइफ के ऊपर। मैं यहां पर एक स्टेटमेंट बोलूंगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल। मतलब समझाओ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई एसेट है, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। मेरे पास बेटा कोई एसेट है, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब मैं ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इसको क्या करूंगा, डेप्रिशिएट करूंगा। तो 1/10 कर दिया। 1/10 को जब परसेंटेज में तुम लोग निकालना, क्या 10% आता है? बेटा 10% इज द डेप्रिसिएशन रेट। ये मैंने क्या किया, लाइफ का रेसिप्रोकल ही तो करा। अगर 1/ये कर दूंगा, रेसिप्रोकल नहीं हो गया? सिमिलरली अगर मान लो कोई है जिसकी लाइफ ही 5 ईयर्स, क्या करेंगे, 1/5, डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, 20%। समझ आया? तो इस मेथड के अंदर क्या होता है बच्चे, इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। डन। अब यहां पर बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का ना एक फॉर्मूला है। यहां पर क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है। देखो वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, एनुअल।
यानी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर, वो फॉर्मूला क्या है, वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्या लेना है हमने, कॉस्ट ऑफ द एसेट, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, रेजिड्यूल वैल्यू। उसमें से माइनस क्या करना है बेटा, रेजिड्यूल वैल्यू। रेजिड्यूल वैल्यू क्या होता है बेटा, वैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, आज मैं फिर बताता हूँ। रेजिड्यूल वैल्यू इज बेसिकली कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, कि यूजफुल लाइफ के एंड में तुम्हारा वो एसेट कितने में बिक जाएगा, उसको हम रेजिड्यूल वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर इतना तो मिल ही जाएगा उस एसेट, 10 साल हम एसेट को यूज करेंगे, 10 साल बाद इतनी वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो मुझे कितनी वैल्यू है जिसको डेप्रिशिएट करना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस। 1 लाख रुपए का मेरे को एसेट पड़ा, मैं कह रहा हूं 10 साल के एंड में ये एसेट जो है वो कितने में बिक जाएगा, 10 साल के एंड में ये एसेट जो है 10,000 में बिक जाएगा। 10 साल के एंड में ये एसेट 10,000 में बिक जाएगा। सपोज 1 लाख का एसेट खरीदा, 10 साल के एंड में 10,000 का बिक जाएगा। तो बेटा मेरी जो एसेट की कॉस्ट अगर देखा जाए, दैट इज 90,000 टाइप डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गई, कि मतलब ओवर द 10 ईयर्स मुझे 90,000 है जिसको राइट ऑफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, 10 साल में कितनी डेप्रिशिएशन लगाऊंगा, टोटल 90,000। कितनी लगाऊंगा, 90,000। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, इसको डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ से, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ, या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोल दीजिए। मतलब जितना टाइम बेटा वो एसेट यूज होगा, उससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके चलते हैं, जो भी लाइफ होती है एसेट की। अब ऐसा करते हैं, हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं, चलो उसका मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। चलो बेटा आओ, सपोज करो एक मशीन है, सपोज कर लेते हैं बेटा एक ना मशीन है, इस मशीन की जो है ओरिजिनल कॉस्ट, इस मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है दैट इज रुपीज 10 lakhs। इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख। इस मशीन की मैं आपको ना स्क्रैप वैल्यू बता रहा हूं, या रेजिडुअल वैल्यू कह लीजिए। स्क्रैप वैल्यू इसकी मान लेते हैं वो क्या है, नील, कुछ नहीं मिलेगा 10 साल के एंड में इसका। और मैं कह रहा हूं इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है, इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है दैट इज इक्वल टू 10 ईयर्स। सवाल सिर्फ इतना है कि सर डेप्रिसिएशन कितनी हो। सर ईयर 1 की अगर मैं बात करके चलूं, कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइड बाय 10। तो एनुअल डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करके चलें, तो हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 1 लाख रुपए। या मैं सीधा ऐसे करूं, यहां पर मैं तुम लोगों को एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाऊं, तो मेरी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी। अगर इस केस में हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालें, मुझे बताना बेटा मेरी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी। सर तुम लोग कहोगे सर 10 लाख, इसमें से 0 माइनस करो, 10 से डिवाइड कर दो, तो 1 लाख पर एनम, ये तुम्हारी हर साल लगने वाली डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब अगर मैं इस एसेट के केस में, इस मशीनरी के केस में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो बेटा मुझे बस इतना बताओ ईयर 1 में कितनी डेप्रिसिएशन। ये ईयर 1, ये ईयर 2, ये आपका ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9 और ईयर 10। मैंने पूरे 10 साल दी। यहां पर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 1 लाख। यहां पर 1 लाख, यहां पर 1 लाख, यहां पर 1 लाख, 1 लाख। पूरा लिख ही दें क्या, लिख ही देते हैं चलो। मतलब सबको समझ में आ रही है ये चीज कि सर हर साल जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख ओनली। एक काम करते हैं ना सर, मैं ना इसी चीज को अगर एक चार्ट की फॉर्म में दिखाऊं, एक चार्ट सा बना लें। चलो ये बेटा मैं, वाई एक्सिस होगी हमारी, और ये हमारी कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी। ग्राफ बना लिया हमने। ठीक है, बोलो यहां पर मैं डेप्रिसिएशन ले लूं, यहां पर मैंने ले लिए डेप्रिसिएशन, और यहां पर मैंने ले लिए ईयर्स, यहां पर मैंने क्या ले लिए, ईयर्स ले। ठीक है, यहां पर मैंने ले ली डेप्रिसिएशन, और यहां पर मैंने ले लिए ईयर्स।
ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 साल पूरे हो गए। इसको 20 मान लो, 40, 60, 80, और ये मान लो पूरी। यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 1 लाख। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करूं, ईयर 1 यहाँ पे, ईयर 2 यहाँ पे, ईयर 3, ईयर 4, इसी तरीके से बेटा मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, इसके ऊपर मैं एक लाइन बनाऊं, क्या ये सीधी लाइन बन रही है? क्या ये सीधी लाइन बन रही है? समझ में आया क्यों इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं? कि इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, यू विल सी यार कि हर साल डेप्रिसिएशन मेरी सेम है। अगर मैं एक एक्सिस के ऊपर इयर्स ले लूं, दूसरे पे मैं डेप्रिसिएशन ले लूं, तो मेरी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस वजह से बेटा इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर ईयर्स देखने हैं, लिख सकते हो, दिस इज ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पर हमने लिया था 20,000, यहाँ पर 40,000 था, यहाँ पर तुम्हारा 60,000 था, देन 80,000 था, और यहाँ पर तुम्हारा कितना आ गया था? 1 लाख आ गया। ठीक है बेटा, मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया? चलो सर, हमने पहला एग्जाम्पल जो लिया उसके अंदर हमने स्क्रैप वैल्यू नहीं ली थी। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, इस बार स्क्रैप वैल्यू ऐड करते हैं साथ में। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लेते हैं बेटा जो कॉस्ट है, अब मैं मान लेता हूँ अगला केस। मान लेते हैं बेटा जो कॉस्ट है दैट इज रुपीज से 1 लाख, और अब मैं आपको स्क्रैप वैल्यू दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू इज से 9,000 रुपीज, और मैं आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे रहा हूँ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है दैट इज 7 इयर्स। बेटा इस केस के अंदर अगर मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी हो, मेरी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी हो? इस केस में हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1 लाख। बेटा 1 लाख है, 10,000 नहीं है। बेटा ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। एक जीरो गलत हुई बेटा, पेपर में जीरो देने में एग्जामिनर टाइम नहीं लगाएगा। 1 लाख में से 9,000 माइनस किया, 91,000। 91 को 7 से डिवाइड करा, तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज 13,000। एनुअल डेप्रिसिएशन इज 13,000। समझ आया? चलो अब क्या करेंगे बेटा, अब ना देखो, मजा तो तब है ना कि अगर हम क्वेश्चन से करें, है ना? असली मजा तभी है अगर क्वेश्चंस करें। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू हम ना पहले इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे और जनरल कॉस्ट। फिर मैं आपको ना आज ही की क्लास में WDV मेथड, आज ही की क्लास के अंदर मैं आपको ना WDV कराऊंगा कि WDV मेथड के अंदर क्या होता है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के अंदर क्या होता है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम ना इसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। जनरल एंट्री सीखने के बाद ना हम एक एग्जांपल लेंगे, उसी एग्जांपल को हम पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे, उसी एग्जांपल को हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करेंगे, उसी एग्जांपल को हम करेंगे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर, उसी मेथड को हम करेंगे WDV से अगर हमने रिटर्न प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करा है, उसी मेथड को हम करेंगे, उसी एक ही सवाल को करेंगे कौन से मेथड से, अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट हो। मैं आपके साथ ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, क्वेश्चन मैक्सिमम 3 उठाऊंगा, लेकिन उन्हीं 3 क्वेश्चंस के अंदर जितना स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV में जो चीज पॉसिबल है ना, जो जो अकाउंट्स बन सकते हैं हम सारे कर लेंगे। ठीक है? बट मैं चाहता हूं जितना मैंने अब तक लिखा है ना, एक बार उसको लिख लो, हेडिंग डालो, चैप्टर के ऊपर हेडिंग डालो। बेटा आप ना जगह छोड़ देना इतनी सी, ये ना पिछली क्लास के अंदर मैंने ना ये करवाया था, ये लिखवाया था, तो आप चाहे 1 पेज छोड़ दो। और बेटा अभी तो चलो, आप अभी ऐसे लेक्चर्स, जब एक बार रजिस्टर आप लोग कर लोगे, प्लीज बेटा एक प्रॉपर रजिस्टर लगाना है अकाउंट्स का। ठीक है? इस अकॉर्डिंग जगह छोड़ दो, आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कर दो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन से। जब इतना लिख लोगे बेटा, फिर बस छोड़ दो।
इक्वल के बाद क्या लिखा है? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। एसिड एसिड अजमोनिया या बिना देखिए, हम डिफरेंस भी देखेंगे स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यू में क्या होता है, लेकिन बाद में कुछ ही चीजें हम लोग थ्योरी के बाद में देखेंगे बेटा। अभी हमें हमें बस समझना है कंसेप्ट, ताकि हम क्वेश्चन करने में हमें आसानी है। बच्चे स्पीड से लिखना है। चलो फटाफट से लाइन, ये टाइम लाइन बनो। चलो अब एक एग्जांपल लेंगे बेटा, देखते हैं कौन बच्चा मेरे को ठीक आंसर देता है, ठीक है। बेटा हम जो एग्जांपल लिखेंगे ना, उसको एक सीरियल नंबर देंगे,
ठीक है, उसको ना एक सीरियल नंबर देंगे। मतलब हम ना जितने कुछ एक क्वेश्चन हैं जो होंगे बुक में तो मैं दूंगा ही, आईसीए के मटेरियल में भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो हम क्लास में करेंगे, उनको ना हम एक यूनिक सीरीज नंबर दे देते हैं। तो यूनिक सीरीज नंबर क्या रहेगा? एसएन। एसएन का मतलब क्या हो गया? साहिल नाम। सीरियल नंबर नहीं बेटा, एसएन का नंबर ये साहिल नाम। ठीक है, तो इल्यूस्ट्रेशन SN1, इसका मतलब क्या हुआ? ये साहिल नारायण सर ने का लिखवाया हुआ इल्यूस्ट्रेशन 1 है। तो हम हर एक चैप्टर में कोई वन इल्यूस्ट्रेशन ही रहेगी। हम जैसे इस चैप्टर में हम ऐसे 10 हमने क्वेश्चन करे, तो नेक्स्ट चैप्टर हम 11 से स्टार्ट करेंगे, उसके नेक्स्ट फिर मान लो 21 31 जहां से भी होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। अब ये नंबरिंग जो है सेम लिखनी है हर बच्चे ने। ऐसा क्यों? मैं ना कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा जब आपके पेपर पास आने वाले हैं। अगर मुझे लगेगा ना मैंने क्लास में कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखवाया है, जो मुझे लगता है कि बच्चों को रिवाइज करना ही करना चाहिए पेपर से पहले, तो उस वाले इलिस्ट्रेशन को हम ना मार्क कर लेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं बेटा कि ये वाले एग्जाम्पल बड़े जरूरी क्यों है, अब मैं आगे एम्फेसिस लिखवाता हूँ भी एग्जाम्पल, इसकी इंपॉर्टेंस मैं समझाता हूँ बेटा। आपका जो आईसीए का मटेरियल है ना, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो तो है ही है, बट आईसीए नए क्वेश्चन से तो पूछता है, या कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो मुझे लगता है यार कंसेप्ट कवर कराने के लिए जरूरी है कि इससे बच्चे का कंसेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। अब डेप्रिसिएशन के अंदर ना आईसीए ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं करे हुए, डेप्रिसिएशन में बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन डाले हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यार कुछ एक क्वेश्चन है जिसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए हमें, ताकि बच्चे का कंसेप्ट और क्लियर हो। तो मैं ना वो एग्जांपल्स के थ्रू करवा देता हूँ, बेस से लेकर हायर, इन एग्जांपल के थ्रू कवर हो जाएगा। और मेरे ये कुछ जो मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया फाउंडेशन में एक बार, इंस्टीट्यूट ने पता है क्या किया? सेम क्वेश्चन आ गया बेटा पेपर में, इल्यूस्ट्रेशन जो मैंने क्लास में करवाई हुई थी, बस वैल्यू चेंज। वैसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की आरटीपी में नहीं था, मॉक टेस्ट पेपर में नहीं था, पास पेपर में नहीं था। इंस्टीट्यूट ने सेम क्वेश्चन पूछा, कब पूछा सर? जून 23 के पेपर, जून 23 अभी जो गया पिछले वाला, उस पेपर में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा हुआ जैसा क्वेश्चन मैंने लिखवाया था। और नहीं, अगर फिर भी किसी बच्चे को यकीन ना हो ना, जो ये बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कुछ लेक्चर हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, अगर यकीन ना हो ना बेटा, मैं आपको विद प्रूफ दिखा दूंगा। मेरे पास प्रूफ भी है उस चीज कि किसी को डाउट हो, नहीं नहीं सर तो ऐसे ही फेंक रहे हैं, सर तो ऐसे ही, मैं आपको विद प्रूफ दिखा दूंगा कि देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने करवाया, इंस्टीट्यूट का सवाल देख लो, मेरा सवाल देख लो, तुम बता दो सेम है नहीं है, बस वैल्यूज डिफरेंट है डेफिनेटली बेटा, लेकिन बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इनकी ना बड़ी इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इलुस्ट्रेशन SN1, बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउड है बेटा सी फाउंडेशन लेवल पे, कैलकुलेटर लेकर आने बल्कि अकाउंट्स की क्लास में हमेशा। चलो लिखो बेटा, परचेस्ड मशीनरी, परचेज मशीनरी ₹1,50,000। एक मशीनरी परचेज करी बेटा 1.5 लाख रुपए की। किस दिन खरीदी है? 1 जुलाई 2023 को। कह रहे हैं बुक्स क्लोजेस ऑन 31 December एवरी ईयर। हर साल किताबें जो क्लोज होती हैं बेटा वो 31 दिसंबर को होती हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बोला गया है कि डेप्रिसिएशन रेट 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर आपको हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बेटा? 20%। मेरा सवाल यह है, कैलकुलेट करके बताओ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 4 इयर्स। चलो ट्राई करो बेटा। पहले तुम लोग निकाल के दिखाओ मुझे क्वेश्चन को, और तुम लोग मुझे बताओ कि दिए दो में। और कर दिया सोचा देते कुछ है ना मैं बोलते माइनस
लिख लिया ना? हाँ जी बच्चे, चलो बताओ मुझे, डेप्रिसिएशन कितनी कितनी होगी? यहां पर मैं लिखता हूँ ईयर, और ये आगे डेप्रिसिएशन। बोलो पहला ईयर कौन सा लिखूं? फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, ईयर बताओ ना। 2005? कैसे? डेट देखो बेटा, कब खरीदा? 1 जुलाई 2023 को खरीदा है बेटा, इसको चार मत पढ़ लेना, ये जुलाई है। मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ दोबारा से, ये 1 जुलाई है बेटा। 1 जुलाई 2023 को खरीदा, तो पहला ईयर कौन सा होगा? 2023 होगा बेटा। यहां पर क्या फॉलो हो रहा है? कैलेंडर ईयर। तो सबसे पहले तो बेटा जब भी अब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। बिकॉज अगर ये कैलेंडर ईयर है तब तो ये 31 दिसंबर को खत्म, लेकिन अगर ये फाइनेंशियल ईयर है, ये 31 मार्च को खत्म हो रहा होगा। फिर ईयर में 2020 नहीं, 23 नहीं लिखूंगा मैं, ईयर क्या लिखूंगा? 2023-24। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का फर्क पता है या नहीं पता? नहीं पता? चलो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का फर्क समझे पहले। नहीं बेटा, कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो तुम्हारे फोन में कैलेंडर लगा होता है, घर में कैलेंडर लगा होता है, वो क्या है? कैलेंडर ईयर है। बेटा आप क्लासरूम में देखो, अब जो बच्चे ऑनलाइन बैठे उनको नहीं दिखेगा, क्लासरूम में बेटा आपको एक बर्थडे बोर्ड बोर्ड दिख रहा है? कहां से शुरू हो रहा है? जनवरी से। खत्म कहां हो रहा है? दिसंबर में। बेटा ये होता है आपका कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। अगर मैं करंट कैलेंडर ईयर की बात करके चलूं तो करंट कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा है? 2023। कब शुरू हुआ होगा? 1 जनवरी 2023। खत्म कब होगा? 2023। सेम ईयर है ना? तो अगर मैं हमें पूछूं ईयर कौन सा, ईयर मैं बोल सकता हूँ 2023, बोल सकते हैं ना? अच्छा, लेकिन अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर होता है? जो हमें कंपनीज एक्ट बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहिए। इनकम टैक्स वाले भी क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहिए। इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाती है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए जाती है। हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं ना बिजनेस की, वो फाइनेंशियल ईयर वाइज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को शुरू होता है ऑफ एवरी ईयर। खत्म कब होता है? 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अगर मैं यहां पर बात करके चलूं, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 23-24। 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को जाके खत्म होगा ये। ठीक है? तो 1 अप्रैल 23 को शुरू हुआ, 31 मार्च 24 को खत्म होगा। तो इसको लिखते पता है कैसे हैं? 2023-24। इसको पढ़ेंगे कैसे? 2023-24। तो बेटा जिनको नहीं पता उन्होंने ये चीज लिखनी है, कहीं साइड में लिख लो ये चीज, ताकि कल को कंफ्यूजन ना हो। जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। क्योंकि क्यों जरूरी है? क्योंकि मंथ्स का फर्क पड़ जाएगा। अब हमें जरा सोच के बताओ, बेटा यहाँ पर 1 जुलाई को तुमने मशीनरी खरीदी, 2023 आपका पहला साल है, बोलो कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगाओगे? क्या मैं पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। 2023 में तो जो है वो 6 मंथ्स ही था ना ऐसे तुम्हारे पास। डेप्रिसिएशन कितने टाइम की लगेगी? 6 महीने की। 6 मंथ्स कैसे आए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कैलेंडर ईयर। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन। ठीक है? तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 1.5 लाख। 1.5 लाख माइनस जीरो। अब यहाँ पे माइनस जीरो करने की जरूरत ही नहीं है, पता है क्यों? तुम लोगों को डायरेक्टली रेट गिवन है, तुम लोगों को इस क्वेश्चन में रेट गिवन है। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में देखो दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो, तुम लोगों को ओरिजिनल कॉस्ट देगा, रेजिडुअल वैल्यू देगा, यूजफुल लाइफ बताए, वहां पर कैसे डेप्रिसिएशन निकाली जो ऊपर देखा। दूसरा तरीका क्या होता है? तुम लोगों को रेट ही बता देगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर रेट बता दिया 20%। तो मेरे को सिर्फ क्या चाहिए? मुझे सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए।
तो मैंने क्या करा, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर यानी 1.5 लाख के ऊपर सीधा सीधा मैं क्या लगा दूंगा, 20% लगा दूंगा। लेकिन ये जो 20% है मैं पूरे साल का नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि एसटी जुलाई में लिए, तो जुलाई से पहले जब एसटी नहीं था तो डेप्रिशिएट कर सकते हो उतने महीने का, नहीं कर सकते। तो डेप्रिसिएशन ही तुम्हारी कब से स्टार्ट होगी, 1 जुलाई से। तो 6 को 6/12 कर दूंगा, तभी 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि 1.5 लाख इंटू 20% तो पूरे साल की है, पूरे साल में 12 महीने, हमें 6 महीने की चाहिए, तो टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ रहा है, 1.5 लाख का 20%, 30,000। 30,000 इंटू 6/12 कितना, 15,000। तो बेटा ईयर 1 में जो डेप्रिसिएशन होगी वो कितनी होगी, 15,000 होगी। अच्छा, ईयर सेकेंड ईयर कौन सा होगा बताओ जरा, सेकेंड ईयर कौन सा होगा, 2024 कैलेंडर ईयर है। थर्ड ईयर कौन सा होगा, 2025। और फोर्थ ईयर कौन सा होगा, 2026। अब मैं बात करके चलो सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन कितनी होगी बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सीधा 1.5 लाख का कितना करूंगा मैं यहाँ पे, 20%। तो इसके बाद बेटा हर साल जो डेप्रिसिएशन होने वाली है ना, वो एनुअल डेप्रिसिएशन के बराबर, विच इज गोइंग टू बी 30,000। उसने पहले 4 साल की बात करी थी, हमने पहले 4 साल का बता दिया, फर्स्ट ईयर इज 2023। यहाँ पर सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है, और उसके बाद पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो टोटल आपकी डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज करी है टिल इन 4 ईयर्स, वो कितनी होगी, 30 30 30, 90 90 और 15, 1 लाख। समझ आया? फटाफट इसको बेटा नोट डाउन करो, फिर उसके बाद मैं आपको ना रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के बारे में बताता हूँ कि रिटर्न ऑन वैल्यू में कैसे हम कैलकुलेट करें। तो फिर इधर वो हो गया ना, ईयर खत्म हो गए, उसके बाद तो पूरा कोई करने लगेगा ना, यहाँ की डेट थी 1 जुलाई। लिख लिया, चलो जी, लिख लिया ना सब बच्चों ने। बेटा अब क्या करेंगे, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दे रहे, हमारा पहला मेथड हो गया। बेटा हम अभी क्या सीख रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने आपको काउंटिंग नहीं सिखाई, क्या सीखा है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगला मेथड आया हमारे पास बेटा, कौन सा, मेथड 2। लिखना नहीं है अभी तुम लोगों ने, को सिर्फ समझने पे ध्यान दो, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पता है क्या बोलता है, अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहां पर सूटेबल है, स्ट्रेट लाइन मेथड कहां सूटेबल है, अभी कुछ नहीं पढ़ाया। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने तुम लोगों को। मैंने स्ट्रेट लाइन में, मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक बताया, सेम चीज यहां पर बता रहा। WTV मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो होता है ना बेटा, उसके बिना एक दो और नाम है। क्या नाम है इसका, इसका एक नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका एक नाम और होता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या नाम होता है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। बेटा इस मेथड के अंदर होता क्या है, इस मेथड के अंदर पहला पॉइंट तो ये आता है कि हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में सर ये देखा कि डेप्रिसिएशन हर साल सेम होती है, एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल क्या है, सेम है। यहां पर अगर मैं बात करूं, हम कह रहे हैं डेप्रिसिएशन जो होता है इज नॉट सेम एवरी ईयर, यानी आपकी बेटा जो डेप्रिसिएशन होगी वो हर साल क्या होगी, अलग होगी। सेकंड, इस मेथड के अंदर ना कोई भी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता, नो कंसेप्ट ऑफ
स्क्रैप वैल्यू और रेजिड्यूल वैल्यू। इस मेथड के अंदर कहते हैं स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू यहां पर इस वाले मेथड में हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, बढ़ो आगे। चलो जी, अब क्या, अब बेटा यहां पर मैं ना सेम एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, इलुस्ट्रेशन नहीं है ये, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल जैसे ऊपर था ना 10 लाख वाला, वैसे ही सेम एग्जांपल। मान लेते हैं कॉस्ट जो है एसेट की वो कितनी है, 10 लाख। एसेट की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख। और एसेट की लाइफ कितनी है बेटा, 10 ईयर्स है। एसेट की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। अब बेटा यहां पर पता है डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सुनो जरा। यहां पर मैं बात करता हूँ ईयर वन की। ईयर वन में डेप्रिसिएशन कितनी होगी, या फिर आप 10 ईयर्स की जगह यहाँ पर लाइफ 10 ईयर्स जो हमने लिख ली, 10 ईयर्स लाइफ की जगह बेटा आप लोग ऐसा करो, यहाँ पर ना लाइफ की जगह रेट लिखो। लाइफ वाला कंसेप्ट बाद में करवा दो जरा। यहाँ पर रेट लिखो, से 10% पर एनम। किस मेथड के ऊपर, ऑन WDV। ये डेप्रिसिएशन का तुम्हारा रेट है। पता क्या कहता है वो, पहले साल पता है कितने डेप्रिसिएशन लगाओगे, 10 लाख। इतने में तुमने एसेट खरीदा था, इसके ऊपर कह रहे 10% कैलकुलेट करो। तो पहले साल हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे दैट विल बी 1 लाख रुपीज। पहले साल हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितनी लगाएंगे, 1 लाख रुपीज। अब मुद्दा आता है सर दूसरे साल कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सर दूसरे साल पता है वो क्या कहता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। तुम्हारा एसेट ओरिजिनली कितना था, जहां पे देखो जरा, 10 लाख रुपए का एसेट था। पहले साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी 1 लाख रुपए। तो आज के टाइम पे इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है, 9 लाख। मतलब सपोज करो ये 1 अप्रैल 2021 तक से फाइनेंशियल ईयर, तो हम कह रहे हैं कि 31 मार्च 2022 को, या ऐसा बोलो 1 अप्रैल 2023 को जो वैल्यू है ना वो 9 लाख। तो जो मेरा सेकेंड ईयर है 23-24, उसके अंदर वो कहता है कि अब जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना इस 9 लाख के ऊपर लगाएंगे 10%। तो मेरी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन होगी 90,000। अब 9 लाख में से तुम 90,000 माइनस करते हो, 8,10,000 आता है। नो दिस इज वैल्यू ऑन 31 मार्च 2023। ये क्या है, 31 मार्च 2023 की क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। ये क्या है, 31 मार्च 2023 की रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, समझ आया बेटा, ये कंसेप्ट है। तो अब सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन तो कितनी होगी, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 10 लाख। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 1 लाख। ठीक है, तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या बची बेटा, 9 लाख की वैल्यू बची। इस 9 लाख के ऊपर कितना, 10%। तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 90,000। अब ईयर थ्री की अगर मैं बात करूं, ईयर थ्री में क्या होगा। अब मेरी ईयर टू की स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन कितनी थी, सॉरी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी थी, 9 लाख। तो 9 लाख के ऊपर तुमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी, 90,000। ईयर टू की डेप्रिसिएशन। तो ईयर थ्री के स्टार्टिंग में हमारे पास रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी, 8,10,000। इसको सॉल्व करते हो बेटा 8,10,000 आता है। 8,10,000 का 10% निकाल दो, कितना आ गया, 81,000। समझ आया बेटा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ईयर फोर, ईयर फाइव, ईयर सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 की निकाल देंगे। अब मैं यहाँ पर ना वैल्यूज आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ईयर फोर के अंदर बताइए क्या वैल्यू आ रही है। ईयर फोर के अंदर करोगे 8,10,000 माइनस 81,000, उसका 10%। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट सीखो। ठीक है, शॉर्टकट पता है कहां पर काम आ जाएगा, जहां पर एसेट पूरे साल के लिए अगर यूज हो रहे हैं, जहां पर भी वहां पर आ जाएगा ना कि हमें डेप्रिसिएशन जो है वो कम टाइम के लिए लगानी है, वहां पर भी आ जाएगा। मतलब आपने बीच में एसेट बेच दिया, वहां पर भी ये शॉर्टकट काम आ जाएगा। बस वहां पर ना साथ में हम टाइम फैक्टर लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं ना कैलकुलेटर लेकर आता हूं अपना। या स्क्रीन पे कैलकुलेटर मुझे पता नहीं है ऑनलाइन वालों को शो होगा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेटर निकालो। ठीक है, आपके सबके फोन में कैलकुलेटर है, आप लोग फोन में कैलकुलेटर निकालो। फोन में सारे बच्चे कैलकुलेटर निकालो जिनके पास अभी ऐसा कैलकुलेटर नहीं है।
और बेटा मैंने पहली क्लास के अंदर बताया है कि कौन सा कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं बेटा। सबसे पहले साल की मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है। 10 लाख रुपए की वैल्यू थी। कैलकुलेटर में क्या करोगे, 10 लाख लिखो सारे बच्चे। 10 लाख का क्या करोगे, 10%। सर ये कोई करने वाली बात थी, ये तो और भी हो रहा था। मैं कह रहा हूं ना बेटा करो। 10% कर दिया, 1 लाख आ गया। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 90% ना। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। 90% हो रही है बेसिकली। अगर तुम ध्यान से देखो तो सेकेंड ईयर में जो वैल्यू है दैट इज 90% ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये जो 9 लाख रुपए है जिसके ऊपर तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है वो 90% है 10 लाख का। थर्ड ईयर में जरा ध्यान देना, ये जो 8,10,000 रुपए है ये 90% है 9 लाख का। 9 लाख का 90% कितना होता है, 81। 8,10,000, 90 का 90% कितना, 81 ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो चीज कॉस्ट में हो रही है यानी जिस अमाउंट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वही चीज डेप्रिसिएशन में नहीं हो रही। पहले साल की डेप्रिसिएशन है 1 लाख, जीरा उसका 90% करना। दूसरे 90,000 आ रहा है, क्या वही दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है, इसका 90% करना। क्या वही तुम्हारी तीसरे साल की डेप्रिसिएशन है, कितना आ रहा है, 81,000। अब 81,000 का 90% करो जरा। 81,000 का क्या करना है, 1 लाख आया था, दोबारा से सुनो। 10 लाख का 10%, 1 लाख आया। मैं कह रहा हूं बेटा इसका 90% निकालो, ये तुम्हारी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन है। इसका 90% करो, ये तुम्हारी थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन है 81,000। 81,000 का 90% करो, ये तुम्हारी फोर्थ ईयर की बेटा डेप्रिसिएशन आ गई 72,900। इसका फिर 90% करो बेटा, ये तुम्हारी फिफ्थ ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई 65,610। ठीक है, फिफ्थ ईयर की डेप्रिसिएशन 65,610। इसका 90% कर दो, सिक्स ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 59049। आ रही है नहीं आ रही। अब मैं प्रूफ कर दूं कि 59049 ही आएगी। ये तो 90% मैंने इसका डेप्रिसिएशन का करा ना, चलो प्रूफ कर देते हैं। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, सीधा 90% से सॉल्व कर देंगे। चलो ईयर फोर में आओ। ईयर फोर की अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट होगी। सर 8,10,000 रुपए वैल्यू थी स्टार्टिंग में, पिछले साल। आपने उसके बाद 81,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी, तो जो भी आएगा इसका 10% करना है। 8,10,000 माइनस 81,000, 7,29,000 आ रहा है, उसका 10% करता हूं, 72,900 आ रहा है। तो ये 7,29,000 का क्या हो रहा है, बेसिकली 10% हुआ है। अगले साल 7,29,000 माइनस 72,900, इसका क्या करना है, 10%। अब इसका करो 7,29,000 माइनस 72,900, बेटा ये आ रहा है 656100। पिछले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करी 65,610 की। ठीक है, 65,610 की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी पिछले साल। माइनस करूं इसके ऊपर 10% निकालना, चलो। माइनस 65,610 मल्टीप्लाई बाय 10%, बेटा 59049 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा। क्या प्रूफ हो गए। तो इतने लंबे मेथड से करने की जगह, जहां पर मैं कह रहा हूं एसेट नहीं बिक रहा है, वहां पर क्या बेटर तरीका ये नहीं कैलकुलेटर पे सीधा सॉल्व कर लें और हम यहाँ पे वैल्यू लिख दें, क्या वो ज्यादा बेटर तरीका नहीं, टाइम बचेगा। तो ईयर 7 में क्या होगा, ईयर 8 की डेप्रिसिएशन कितनी, ईयर 9 की कितनी, ईयर 10 की कितनी। क्या करूं, दो तरीके से। एक तो इसको माइनस करके जो है उसमें से 59049 माइनस करूं, मल्टीप्लाई बाय 10% करो। दूसरा तरीका क्या है, 59049 का ही बेटा 90% करो। इसका 90% कर दे तो मैं 53144 आ रहा है। फिर उसका 90% करो, कितना आ रहा है, 47823, राउंड ऑफ कर लो। उसका 90% कर दो, 43047। और इसका 90% कर दूं तो लास्ट डेप्रिसिएशन आ रही है 38742। लास्ट डेप्रिसिएशन आ रही है 38742। ठीक है। अब बेटा एक चीज तुमने ऑब्जर्व करी, हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है। क्या हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है। तो जैसा मैंने पिछले केस के अंदर चार्ट बना के दिखाया था, अगर मैं इस वाले केस के अंदर भी बेटा अगर मैं चार्ट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, चार्ट बनाने की कोशिश करें इस केस में भी। चलो ये हम ना चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे ईयर्स हो गए।
योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करके चलूं, मैं 10-10 हजार का फैक्टर ले लूं या 5-5 हजार का फैक्टर ले लूं। ठीक है, 10 हजार ले लें या 5 हजार ले लें, चलो 10 हजार ले लेते हैं। 10 लेता हूं तो सपोज करो यहां पर कितना है, ये आपका 10 हजार है, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 हजार हो गया बेटा, ये 80 हजार, ये 90 हजार, और यहां पर आ गया तुम्हारा 1 लाख। अब पहले साल बेटा, यहां पर अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, यहां से शुरुआत होगी 1 लाख से। सेकेंड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी? सेकेंड ईयर में कितनी चार्ज करी थी? 90,000। थर्ड ईयर में कितनी चार्ज करी? 81,000। 80 से थोड़ा सा ऊपर। थर्ड ईयर में क्या हुआ? 80 से थोड़ा सा ऊपर, है ना? ये 80 है, यहां से थोड़ा सा ऊपर। ईयर 4 में कितनी चार्ज करी है? 70 to 900। तो समवेयर यहां पर प्लॉट हो रहा हो। अगर तुम एग्जैक्ट प्लॉट करने बैठोगे ना बेटा, यहां तो देखो मैंने मैन्युअली बनाया, लेकिन अगर हम इसको एक ग्राफ पेपर के ऊपर इसको एक्चुअल में प्लॉट करने बैठेंगे, पता है क्या होगा? तुम लोगों का ना एक कर्व बनता नजर आएगा। तुम लोगों का ना एक कर्व बनता नजर आएगा, कुछ ऐसा सा कर्व बेटा नजर आ रहा हो। ठीक है बेटा, मेरी हैंडराइटिंग ना, मेरी ड्राइंग भी उतनी अच्छी नहीं है, बाई चांस मेरी हैंडराइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ होता तो डेफिनेटली मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद कर पाता। अब यहाँ पे ग्राफ है नहीं, मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे ग्राफ वाला एलिमेंट है, मैं यहाँ पे ग्राफ इंसर्ट करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। अरे वाह, ग्राफ है। ये मैंने कभी यूज नहीं करा किसी क्लास में, तुम्हारी क्लास में बेटा ये ग्राफ, अरे इसको नहीं करना हमने यूज। चलो यहाँ पर आओ। तुम लोगों का बेटा पता है क्या हो रहा होगा? 90 हजार पे तुमने यहाँ पे लगाया होगा। कहीं ना कहीं तुम इन लाइंस को जोड़ना शुरू करोगे ना, तो तुम लोगों का एक ना ग्राफ टाइप बन जाएगा कुछ ऐसा। अब मैं यहाँ पे ना डॉट्स हटा रहा हूँ, मार्किंग हटा रहा हूँ, मैं एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को सीधा। तुम्हारा ना कुछ ग्राफ इस तरीके का बनता नजर आए कुछ। बन जाए भाई। तुम लोग समझ गए हो बेटा मेरी हैंड राइटिंग बड़ी, मेरी ड्राइंग कैसी है ये भी समझ में आ गया बच्चों को? है, स्टार्टिंग के लेक्चर में सब बच्चों को समझ में आ गया सर की ड्राइंग जो है बड़ी खतरनाक है। देखो एक ग्राफ नहीं बन रहा ठीक। समझ गए ना? कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, कर्व है। ऐसा ही जा रहा है बेसिकली, ये ऐसा जा रहा है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है। गॉट इट? चलो जी, रिटर्न ऑफ वैल्यू मेथड समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? टाइम हो गया 4:30। मैं तुम लोगों को बोलो अकाउंटिंग एंट्री सिखाऊं, या फिर हम जो है एक क्वेश्चन पिक करने हैं और उसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो अभी तुम लोग। ठीक है, सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। हम इसकी अकाउंटिंग अगली क्लास में सीखने। बोलो क्या करना है? एंट्रीज लिखनी है, एंट्रीज करवा देता हूँ। अगर तुम लोग कहते हो कि नहीं सर हमें तो करवा दो, एक क्वेश्चन कराओ, हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, क्या करना चाहते हो जल्दी बोलो। क्वेश्चन पिक करना है। ऐसा करूंगा मैं ना, इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा या फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा। ऐसे कर देंगे, फोटो खींच के हम ग्रुप में डाल देंगे इसकी। ठीक है, चलो जी। अब बेटा जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अगर इसकी फोटो चाहिए होगा कॉन्टैक्ट कर लेना। नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ सभी बच्चों को। मेरा नंबर बल्कि सेव कर लेना, 7009170545। मेरा नंबर बेटा सेव कर सकते हो आप लोग। जो मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स को भी मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। कोई डाउट हो कभी फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, अकाउंट्स में, पूछ सकते हो। आंसर पक्का मिलेगा, विद इन 24 आवर्स आपको आंसर दिया जाएगा। लिख लिया बेटा? चलो जी, लिखो फिर इलुस्ट्रेशन नंबर SN2। इलुस्ट्रेशन नंबर SN2। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर SN2 बेटा लिखेंगे बेटा इसके नीचे।
मैं बेटा यहाँ पर अब आपको ना डेट्स के साथ दे रहा हूँ। सपोज करो 1 अप्रैल 2019, CAH लिमिटेड परचेस्ड, CAH लिमिटेड परचेस्ड 10 machines, CAH लिमिटेड परचेज 10 machines at ₹30,000 ईच। 30,000 रुपए के हिसाब से बेटा क्या लिया, मशीनरी लिया। अगली आपको डेट मैं बता रहा हूं, 30 जून 2019। वन मशीन, वन मशीन आउट ऑफ 10 machines, वन मशीन आउट ऑफ 10 machines परचेज्ड ऑन, परचेज्ड ऑन 1 April 2019 sold for, sold for ₹24,000। ठीक है बेटा। फिर 31 दिसंबर 2020 को, बेटा एक काम करो, यहां पर ना ईयर चेंज करना है। यहां पर 2019 की जगह ना तुम लोग इसको करो 2020, और इसको करो बेटा 2021। 31 दिसंबर 2021 को वन मोर मशीन, वन मोर मशीन सोल्ड फॉर ₹22,500। और बेटा फिर क्या हुआ, 30 सितंबर 2022 को न्यू मशीन परचेस्ड, एक और मशीनरी बेटा खरीद ली हमने, न्यू मशीन परचेस्ड फॉर ₹32,000। एक नई मशीन लेकर आए हो 32,000 की। तुम्हें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस, SLM बेसिस के ऊपर। ठीक है। बुक्स क्लोज, बुक्स क्लोजेज ऑन, या बुक्स क्लोजेस 31 मार्च एवरी ईयर। कह रहे हैं हर साल जो किताबें तुम बंद करते हो, क्लोज करते हो अपने फाइनेंशियल्स, वो 31 मार्च को करते हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वैसे तो मुझे यहाँ पर आपको क्वेश्चन देना था मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए, रिक्वायरमेंट वही रहेगी। ठीक है। बस हम ना मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं वो अगली क्लास में सीखेंगे। आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक का बेटा मशीनरी अकाउंट बना। बेटा इस क्वेश्चन में आप लोगों ने करना क्या है, डेप्रिसिएशन निकाल के दिखानी है मुझे। सबसे पहला काम तुम्हारा यही है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालनी है। ठीक है। और सेकंड चीज गेन और लॉस निकाल, दो चीजें बेटा बोलो, वन इज द डेप्रिसिएशन, सेकंड इज द गेन और लॉस। चलो कोशिश करो। ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो स्टार्ट।
हम्म, हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या करेंगे या मैं करवाऊं? नहीं आ रहा, चलो मिलके क्वेश्चन को करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सिर्फ अभी, ठीक है, और गेन और लॉस। चलो बेटा, मुझे ना मशीनरी अकाउंट बनाना है वैसे तो इस क्वेश्चन में, लेकिन अब तक हमने अकाउंटिंग तो सीखी ही नहीं। इतना समझ में सबको आता है कि डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी के ऊपर लगेगी, इतना तो पढ़ रखा है प्लस वन लेवल पे, और है ना बेटा। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में हुआ क्या, एक नहीं सर 10 मशीनें खरीदी हमने एक साथ। अच्छी बात क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डब्ल्यूडीबी नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कैलकुलेशन करने में उतना भी टाइम नहीं लगेगा हमें। अब जरा सोच के देखो, अगर यहां पर मैं कैलकुलेशन करूं डेप्रिसिएशन की, ये ना मेरे वर्किंग नोट्स होते हैं, हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की। बेटा मुझे बताओ, हमारा सबसे पहला ईयर कौन सा है? क्या सबसे पहला ईयर जो है मेरा 2019-20 होगा? ये सबको समझ में आ रहा है कि पहला ईयर 2019-20 है? किस बेसिस के ऊपर? फाइनेंशियल ईयर है ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को होगा। सर स्टार्ट अच्छी चीज होगी, हमने पहले दिन ही मशीनरी लिया तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी है। मेरे को बस इतना बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन? ओरिजिनल कॉस्ट क्या है मशीन की? सर ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना मशीन की, वो है 30,000, है ना। और ये कौन सी डेट की है? 1 अप्रैल 2019 की है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, बेटा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, कौन से साल की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी होगी 2019-20 में, तो क्या बोलोगे? सर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 30,000 मल्टीप्लाई बाय क्या, रेट क्या था डेप्रिसिएशन का? 10%। और सर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगानी है, तो ये आ गई 3,000 पर एनम, एनुअल डेप्रिसिएशन ये आ गई। यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो 3,000 लगानी है। अब ये तो एक मशीन की है, हमारे पास बेटा कितनी मशीन है? 10। तो अगर मैं तुमसे पूछूं पहले साल टोटल डेप्रिसिएशन मुझे कितनी लगानी चाहिए, पहले साल की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी? टोटल डेप्रिसिएशन 2019-20 की कितनी होगी? सर 3,000 डेप्रिसिएशन एक मशीन की है, हमारे पास 10 मशीन है, तो टोटल 30,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी? 30,000। ये समझ में आया? चलो अब मैं सेकेंड ईयर में, बेटा देखो करते किस तरीके से हैं, 2020-21 ईयर का डाटा एक बार ध्यान से पढ़ो। क्या 2020-21 में कोई हरकत हो रही है? चेक करो, क्या 2020-21 में कुछ हरकत करी है तुमने? क्या हरकत करी है? सर हमने ना एक मशीन बेच दी,
कितने में बेच दी? 24,000। और बेची कब? 30 जून को। तो चलो सोचना शुरू करें। मेरे पास बेटा 10 मशीन थी। इधर देखो जरा, मेरे पास बेटा कितनी मशीन थी? मेरे पास 10 मशीन थी। इस 10 मशीन में से मैंने एक मशीन बेच दी है, बाकी बची 9 मशीन। ये जो एक मशीन है आपने 30 जून को जाके बेच दी, यानी ये जो एक मशीन है ये सिर्फ 3 मंथ यूज हुई है, और ये वाली जो मशीन है ये पूरे साल यूज हो रही है, फुल ईयर। तो अगर डेप्रिसिएशन की भी बात करके चलें, क्या इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए? 9 मशीन के ऊपर, इन 2 मशीन के ऊपर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। और जो मशीन बेची थी 30 जून को, उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन 3 महीने की ही लगानी चाहिए? टाइम फैक्टर बेसिस। जब मशीन ही 3 महीने तुमने यूज करी, तो 3 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगाओगे ना। जब तक यूज करी तब तक की तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ना, फिर बेचूंगा ना। तो बेटा यहां पर देखो सॉल्व कैसे करेंगे, मैं क्या कहूंगा, यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड ऑन 30th of June 2020। जो तुमने इस दिन मशीन बेची, सर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 30,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 30,000 ही बेस बनेगा। इसके ऊपर 10%, लेकिन 3 महीने की डेप्रिसिएशन। तो बोलो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 30,000 डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट 10% हो गया 3,000। 3 महीने का कितना हुआ? 750। यानी 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करूंगा? 750। 3 महीने की डेप्रिसिएशन बेटा कितनी चार्ज करेंगे? 750। अब हम क्या करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन अगर मैं देखूं बाकी 9 मशीन के ऊपर, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग 9 मशीन। बेटा क्या इस रिमेनिंग 9 मशीन के ऊपर सोचने की भी जरूरत है मुझे ज्यादा? एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 3,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, 30,000 का 10%, 3,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। और नंबर ऑफ मशीन कितनी? 9। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी इन मशीन के ऊपर? 27,000। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हम चार्ज कर रहे हैं इस साल, 27,000 का 750, है ना। लेकिन बेटा जब हमने ना यहाँ पर रुकना नहीं है, हम ना यहाँ पर एक वर्किंग नोट और बनाएंगे। वो क्या रहेगा, अब तुमने जो मशीनरी बेटा बेची है उसके ऊपर गेन या लॉस भी तो हुआ होगा। तो हम यहाँ पर ना कैलकुलेशन करेंगे किस चीज की? कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कैसे निकालेंगे बेटा? अगर मुझे गेन या लॉस निकालना है, सिंपल सी बात है, मैंने जिस दिन मशीन बेची, मैं उस दिन देख लूं यार उस मशीन की मेरी किताबों में क्या वैल्यू थी, और मैंने बेची कितने की, क्या गेन और लॉस निकल आएगा? इतना समझ में आता है सबको? जितनी मेरी किताबों में वैल्यू थी अगर मैं वो निकालूं, और मैंने बेची कितने में, उनका डिफरेंस ले लूं, क्या वो गेन या लॉस होगा? तो बेटा मुझे बताओ, मेरी इस मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी किस दिन? 1 अप्रैल 2019 को, जिस दिन मैंने खरीदी थी, 30,000 रुपए की। तुमने क्या करा, इसके ऊपर ईयर 1 2019-20 की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, है ना। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी? 3,000। ये माइनस करो। तुमने फिर ईयर 2 2020-21 में डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करी, लेकिन इस बार डेप्रिसिएशन हमने सिर्फ 3 मंथ्स की चार्ज करी है ना। कब तक की डेप्रिसिएशन? 30 जून 2020 तक की। 750 की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी। 30,000 में से बेटा 3750 अगर आप माइनस करते हो, ये माइनस करने के बाद मुझे तो वैल्यू कितनी आ रही है? 30,000 में से जो 3750 माइनस करो, 26250। क्या मैं बेटा ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीन ऑन डेट ऑफ सेल? जिस दिन तुमने मशीनरी बेची है उस दिन इस मशीन की वैल्यू तुम्हारी किताबों में 26,250 है, बुक वैल्यू है बेसिकली। हमारी सेल वैल्यू कितनी है? तुमने 24,000 में ये मशीन बेच दी, मुझे बताओ गेन है या लॉस है? लॉस है। सर 26,250 की चीज तुमने सिर्फ 24,000 में बेच दी, तो बेटा नुकसान है ना। तो लॉस मुझे बोलो कितने का है? 2,250 रुपए का बेटा नुकसान हो गया। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो सीख लेंगे, वो अगली क्लास का काम है। बट इतना समझ में आ गया ना, 2,250 का नुकसान हो गया। समझ आया? चलो
बढ़े आगे बेटा। अब मेरा कौन सा ईयर आया, ईयर नंबर 3। ईयर नंबर 3 इज 2021-22। बेटा मैं क्या करूंगा, इसकी ना पीडीएफ शेयर कर दूंगा आज वाली क्लास की, और अभी के अभी शेयर कर देंगे, क्लास खत्म होती है आपके साथ ग्रुप में। घर जाके इस बहाने आप लोग एक तो लिख लोगे, और ना आप लोग नोटिंग भी कर लोगे, हमारा टाइम बच जाएगा, और आपकी लॉ की क्लास फिर हम शुरू कर देंगे। ठीक है, 2021-22 में बताओ क्या हुआ। क्या 2021-22 में भी तुमने कुछ ऐसे ही कर दिया, एक मशीनरी बेची है, लेकिन इस बार मशीनरी कब बेची है, इस बार मशीनरी बेची है 31 दिसंबर को, मेरे बर्थडे वाले दिन बेटा मशीनरी बेच दी तुम है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड ऑन 31 December 2021। क्या होगा चलो बताओ जरा। सर 30,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% चार्ज करनी चाहिए डेप्रिसिएशन। कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा अब, 9 मंथ्स की। सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स। गलती मत करना बेटा पेपर में, किसी को कंफ्यूजन होती होगी फिंगर्स पे काउंट कर लेना, है ना, लेकिन गलती नहीं करनी मंथ्स में। गलती से भी किसी ने यहाँ पे 8 मंथ्स लिख दिया बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पे उसी स्टेप पे। 30,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 3,000, 9 महीने की डेप्रिसिएशन बेटा कैलकुलेट करोगे 2250 आ रही है। अब रिमेनिंग के ऊपर निकाल दो, तो डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन्स कितनी, कौन बच्चा बता रहा है मुझे, बाकी मशीन्स के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग मशीन्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, चलो कौन बता रहा है मुझे, बोलो। चलो दोनों बताओ, आपके हिसाब से बेटा रिमेनिंग मशीन के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन। सिंपल है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रिमेनिंग मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। कौन सा मेथड लगा रहे हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, रेट मुझे पता है। मुझे बताओ एक मशीनरी कितने की है, 30,000 की, एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी, 10%। तो 30,000 का 10% कितना, 3,000। तो इतना सबको समझ में आ रहा है कि सर 3,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी, है ना। बस मेरे को इतना बता दो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 8 से। सबको समझ में आया, बाय 8। क्योंकि सर एक मशीन पहले बेचती थी, एक मशीन हमने और बेच दी अब, तो मेरे पास अब इस टाइम पे 8 मशीनें बची हैं। 8 मशीनों के ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन 24,000 पे। अब बेटा क्या करूंगा, अब फिर से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, या ऑन मशीन सोल्ड ऑन 31 December 2021। चलो सोचे जरा। सर ये वही मशीन है, उन्हीं मशीन में से है जिसको आपने ओरिजिनली खरीदा था 1 अप्रैल 2019 को 30,000 में, है ना। इसके ऊपर तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, लेस कर दी डेप्रिसिएशन। ईयर 1 में तुमने डेप्रिसिएशन 2019-20 में तुमने इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई 3,000। ईयर 2 2020-21 में भी हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई 3,000। ईयर 3 यानी जिस साल हमने बेचा 2021-22 अब चल रहा है ना, इसमें हमने डेप्रिसिएशन लगाई है, लेकिन कितने टाइम की, सिर्फ 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगाई है बेटा, लेकिन कितने टाइम की, सिर्फ 9 मंथ्स की। तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन यहाँ कितनी लगाई, 2250। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमने जो इसके ऊपर लगा दी 8,250 रुपए की लगा दी। 30,000 में से 8,250 माइनस करो, कितना आता है, 21,750 आता है। चेक करो, 21 आ रहा है, 21,750। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज वैल्यू ऑफ मशीन ऑन डेट ऑफ सेल, दिस इज वैल्यू ऑफ मशीन ऑन डेट ऑफ सेल। यानी जिस दिन तुमने बेचा उस दिन इस मशीन की तुम्हारी किताबों में वैल्यू 21,750 थी। तुमने बेचा कितने में बेटा, तुमने बेचा कितने में, 22,500 में।
तो मुझे बताओ गेन हुआ है या लॉस हुआ है? गेन हुआ। क्यों? सेल वैल्यू ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या गेन है, और गेन कितना आ रहा है? 750 का। बोलो समझ में आया? चलो अब बचा क्या, आखिरी साल। लास्ट ईयर कौन सा था सर? सर लास्ट ईयर था ईयर नंबर 4, और ये ईयर था 2022-23। अब 2022-23 की अगर हम बात करके चले तो यहाँ पर तुमने एक नई मशीनरी ली है ना? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, डेप्रिसिएशन निकाल दूं उन मशीन्स के ऊपर जो हमने परचेज करी थी 1 अप्रैल 19 को। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019। बोलो कितना? सर 3000 की डेप्रिसिएशन हर मशीन के ऊपर। टोटल मशीनरीज कितनी? 8। ये तो 8 ही बची है ना बेटा, इसमें से थोड़ा ना बेची है मैंने कोई या खरीदी है, और मतलब इसमें थोड़ा ना बेची है कोई, तो 24,000। इन ये 10 मशीन टोटल थी, लेकिन आज की डेट में बस 8 है। अच्छा, अब दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन। चेक करो नई मशीन हमने किस दिन खरीदी थी, क्वेश्चन में नई मशीन खरीदी थी ना, किस दिन खरीदी थी? 30/9/2022 को। बेटा 30/9, 30/9/2022 को तुमने मशीनरी खरीदी। 30/9/2022 को। जरा मुझे सोच के बताओ कितनी डेप्रिसिएशन, कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन, कितने में खरीदी ये मशीनरी? ये मशीनरी हमने 32,000 में खरीदी। 32,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इतना सबको समझ में आता है। 10% लगाऊंगा, इतना समझ में आता है। 7 महीने नहीं बेटा, सितंबर तो खत्म ही हो गया। डेप्रिसिएशन का हाल तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने हुए ना। सितंबर में कौन सी डेट दी हुई है? सितंबर के एंड में भी थी। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन तो लग गई होगी ना, मतलब 6 महीने यूज करा ना तुमने, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो 6/12, 32,000 का 10% होता है 3200। 3200 का 6/12 यानी 1/2 कितने का हो गया? 1600। तो डेप्रिसिएशन कितनी लगाओगे इसके ऊपर? 1600। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डेप्रिसिएशन कितनी 2022-23 की, तो आंसर क्या है? 25,600 बेटा। 24,000 प्लस 1600। बेटा मुझे बताओ क्या समझ में आया? बेटा हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन की ना कैलकुलेशन और वर्किंग नोट बना। अब मेरे को ना आपको इसका नहीं अकाउंटिंग सिखानी। प्लीज बच्चे अगली क्लास में आने से पहले ना आप लोगों ने ये बनाकर आना है, इतना करो वो आपने करके आना है घर से। अदरवाइज पता है क्या होगा, इसमें टाइम चल जाएगा दोबारा से लिखने में, तो हमारा कवर नहीं हो पाए। क्योंकि बेटा देखो फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो आप लोगों की आगे छुट्टी भी आ रही है, आप लोगों की आगे छुट्टियां भी आ रही है ना। ढंग से तो फिर प्रॉपर क्लासेस तो दिवाली के बाद शुरू हो रही होंगी। तो तब तक जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं करा है, जिनके डेमो चल रहे हैं, तब तक उनके डेमो भी ओवर हो जाएंगे। आप लोगों को सोचने का टाइम भी मिल जाएगा, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दिवाली से पहले बेटा सभी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करना है रजिस्ट्रेशन करा लेना, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है दिवाली से पहले पहले करा लेना, 10 तारीख तक की करा लेना बेशक। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे दिवाली के बाद, आपकी फिर जो भी ट्यूसडे आएगा, दिवाली संडे की है, फिर ट्यूसडे से हम रेगुलर फिर आपकी दोबारा से ऐसे क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो चलो हम क्या करेंगे बेटा, अगली क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड को कंप्लीट कर देंगे। बेसिकली अकाउंटिंग वाला पार्ट अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। अगली 2 क्लासेस अकाउंटिंग वाले पार्ट के ऊपर फोकस करके चलेंगे। ठीक है जी। और बेटा माइट भी पॉसिबल कि मैं आप लोगों की नेक्स्ट वीक जो है वो ट्यूसडे को क्लास में और थर्सडे को क्लास में, ट्यूसडे और वेडनेसडे क्लास में। वैसे ट्यूसडे ऑल्टरनेट है ना अकाउंट्स, मैं शायद आपकी क्लास ट्यूसडे और वेडनेसडे। उसका कारण बेटा थर्सडे को मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, किसी मैरिज में जाना है मुझे। ठीक है, बहुत दूर जाना है मुझे, तो इस वजह से मुझे सुबह निकलना पड़े। तो आप लोगों की क्लास जो है हम ट्यूसडे और वेडनेसडे ले लूंगा मैं आपकी क्लास। ठीक है जी। चलो वी आर एंडिंग द सेशन बेटा, थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा।